दोस्तों, बचपन से सुनते आए हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इससे यह हमें समझ में आया कि जो आदमी मजबूर था वो महात्मा गांधी बन गया, वो अहिंसक काम करने लग गया, सत्य प्रेम अहिंसा का मैसेज देने लग गया। हम ये भी सुनते आए हैं बचपन से कि नेहरू जी के जो कपड़े थे वो धुलने के लिए पेरिस जाते थे। ये छोटी छोटी बातें प्रोपेगेंडा हैं। इस प्रोपेगेंडा से धीरे धीरे शनै शनै, साल दर साल, दशक दर दशक, चाहे पंडित नेहरू हों चाहे महात्मा गांधी हों, उनकी जो छवि वो धूमिल की गई। और आज हम यहाँ बैठे हैं जो जहाँ करोड़ों जनमानस मजबूरी का नाम महात्मा गांधी को एक मुहावरे की तरह से प्रयोग करता है। जाने अनजाने में वो महात्मा गांधी की छवि धूमिल कर रहा है। पंडित नेहरू के कपड़े कभी भी पेरिस धुलने नहीं जाते थे, लेकिन ये जो बात है ये भारत में शायद सबको पता है और इसमें ज़्यादातर लोग मानते हैं। पंडित नेहरू को की छवि एक अय्याश के रूप में स्थापित करने में इसका बड़ा योगदान है। तो प्रोपेगेंडा जो काम करता है वो जनरली वो आपको फंसाता है, आपको इंटाइस करता है कि आप उसको इस्तेमाल करें। प्रोपेगेंडिस्ट एक नया शब्द कॉइन करता है, अर्बन नक्सल। वो लोगों को अर्बन नक्सल लेबल करता है और इसमें जो प्रोपेगेंडिस्ट के समर्थक या विरोधी दोनों बहस करने लग जाते हैं। लोग बताने लग जाते हैं विरोध करने के लिए कि वो किस प्रकार से अर्बन नक्सल नहीं हैं, या वो खिल्ली उड़ाने के लिए अपने आप को अर्बन नक्सल बताने लगते हैं, अपने नाम के आगे लगा लेते हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का नाम चेंज कर देते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि अर्बन नक्सल शब्द वो डिक्शनरी में स्थापित हो जाता है, जनमानस में स्थापित हो जाता है। जिन लोगों को अर्बन नक्सल टैग किया जाना था प्रोपेगेंडिस्ट द्वारा, वो अल्टीमेटली नुकसान उनका ही होता है। कभी किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को टुकड़े टुकड़े गैंग बता दिया जाता है। टुकड़े टुकड़े गैंग मिनिस्टर्स बोलते हैं या ऊपर से आती है आवाज़, बड़े बड़े लोग उसका इस्तेमाल करने लगते हैं समर्थन करने के लिए या विरोध करने के लिए। लोग बताने लगते हैं कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है, नकली टुकड़े गैंग क्या है, और ओवरऑल ये टुकड़े टुकड़े गैंग ये आम आदमी की ज़बान तक पहुंच जाता है। और टुकड़े टुकड़े गैंग अल्टीमेटली वही टैग होता है, वही उसी के ऊपर उसकी छाप पड़ती है जिसको प्रोपेगेंडिस्ट चाहता था कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग कहलाएं, ताकि जनता की नज़रों में उस ग्रुप ऑफ पीपल की छवि धूमिल हो। तो अल्टीमेटली जो नुकसान है वो प्रोपेगेंडिस्ट अपना ध्येय पूरा कर लेता है, नुकसान होता है उसके विरोधियों का। इसी प्रकार से प्रोपेगेंडिस्ट विकलांग लोगों को एक नया नाम देता है, दिव्यांग। अब भले लोग भी इस चक्कर में आ जाते हैं और वो विकलांग को दिव्यांग बोलने लग जाते हैं। भला भाषा की अगर बात करें, वर्तनी की बात करें, तो मुझे बताएं कि यदि आपकी टांग कटी हुई है तो उस कटी हुई टांग में ऐसा क्या दिव्य है? विकलांग को विकलांग ही कहा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। उसमें कटी हुई टांग में कुछ भी ऐसा दिव्य नहीं है जिससे कोई गर्व कर सके। क्या कोई और व्यक्ति वैसी कटी हुई दिव्य टांग रखना चाहेगा? तो लेकिन ये जो शब्द जब आप शब्दावली इस्तेमाल करने लगते हैं, जब ये आम जन द्वारा इस्तेमाल की जाने लगती है, नॉर्मल मीडिया में, सोशल मीडिया में इस्तेमाल करने की जाने लगती है, तो नीचे एक इमेज पहुंचती है कि एक बहुत बड़ा महापुरुष था जिसने विकलांगों के बारे में कुछ सोचा और इस प्रकार का नाम दिया, जो कि सरासर गलत है। आप भी जानते हैं, पर आप उसके टूल बन रहे हैं। कभी प्रोपेगेंडिस्ट एक अपने आप को प्रधान सेवक बताता है। प्रधान सेवक बताकर आप फिर बहस करते हैं कि प्रधान सेवक वो कौन है या नहीं है, सबसे पहले प्रधान सेवक शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, आदि आदि। आप इतिहास बहस करते हैं, लेकिन वो वर्तमान पर छाप छोड़ रहा होता है। और धीरे धीरे जब ये प्रधान सेवक जब ये टर्मिनोलॉजी इतनी ज़्यादा ज़मीन पर पहुंचती है, तो लोगों में जो जनमानस है, जो मासेस है, वो जानने लगता है कि प्रधान सेवक कौन है। और इस तरह से प्रोपेगेंडिस्ट अपनी इमेज का एनहांसमेंट करता है। इसी प्रकार से वो अपने आप को चौकीदार बताता है, उसके समर्थक अपने नाम के आगे चौकीदार लगाते हैं, उसके विरोधी चौकीदार शब्द का विरोध करते हैं, उसकी तरह तरह से उपहास उड़ाते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो चौकीदार शब्द से निकलने वाली जो सिंपैथी है, जो एक गरीब आम आदमी की सिंपैथी है, वो उसका हकदार हो जाता है। क्योंकि ये चौकीदार जो एडजेक्टिव है वो उसके नाम के साथ में जुड़ने लगता है और वो अपने ध्येय में सफल हो जाता है। वो अपने आप को चाय वाला बताता है, लोग चाय वाले की खिल्ली उड़ाते हैं, वो
चुनाव रैलियों में जाकर ये बताता है कि एक गरीब चाय वाले को नीच बताया जा रहा है, चाय वाले का उपहास उड़ाया जा रहा है, चाय की बदनामी की जा रही है। और इस प्रकार से वो जनता की सिंपैथी ले करके, क्योंकि आप बार बार उस पर बहस कर रहे थे, इस वजह से वो सिंपैथी ले करके और चुनाव जीत जाता है। वो आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी की संज्ञा दे देता है। आंदोलनजीवी लोग बताने में लग जाते हैं, तरह तरह के वर्ड्स कॉइन करते हैं उसके बाद मजाक उड़ाने के लिए, आंदोलनजीवी आंदोलनजीवी, और फिर उसके बाद ये जीवी वो जीवी, बहुत सारे तरह के शब्द कॉइन होते हैं। लेकिन मात्र 2 दिनों में नया शब्द किस प्रकार से स्थापित किया जाए और उसकी वैलिडिटी आप बढ़ा देते हैं। जो व्यक्ति प्रोपेगेंडा कर रहा था, दरअसल आप उसके जाल में फंस चुके हैं। और कभी भी ध्यान रखें कि प्रोपेगेंडिस्ट के शब्दों के खिलवाड़ के साथ कभी भी उसको वैलिडिटी ना प्रदान करें, उसको अडॉप्ट ना करें। उस शब्दों को भले ही विरोध करने के लिए आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन शायद उसके समर्थक मात्र 40%, 35% हों और उसके विरोधी 60 से 65% हों, लेकिन जब सारे लोग उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझिए कि आप अंधे में खेल रहे हैं, वो टारगेटेड वे में खेल रहा है। जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि अक्सर वनडे में पहले जो टीम बैटिंग करती है वो टीम नुकसान में रहती है, क्योंकि बाद में जो चेज़ करने वाली टीम है उसको पता है कि कितना रन चेज़ करना है। उसी प्रकार से उसे पता है कि टारगेट कहाँ है। आप विरोध कर रहे हैं, आप अंधे में विरोध कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि उसका टारगेट कहाँ है। प्रोपेगेंडिस्ट हमेशा चाहता है कि वो किसी और पिच पर बैटिंग ना करे, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो कमज़ोर है अन्य पिचों पर। वो हमेशा इस प्रकार से जाल बुनेगा, माया जाल बुनेगा कि वो आपसे अपनी पिच पर बैटिंग करवाएगा और मजबूर करेगा आपको उस पिच पे बैटिंग करने पे। आप अगर उसके जाल में फंसे और उसके पिच पे बैटिंग करने लगे तो समझिए आप उसको विजयी बना रहे हैं। जब आप उसके कॉइन किए हुए ऊल जुलूल शब्दों और टर्मिनोलॉजी, मुहावरों, एब्रिविएशंस को बार बार यूज़ करते हैं तो दरअसल आप उसकी सवारी बन रहे हैं, उसके टूल बन रहे हैं, उसके कैटलिस्ट बन रहे हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्रोपेगेंडिस्ट से लड़ना सीखिए। प्रोपेगेंडा से लड़ना इतना आसान नहीं है और इतना मासूम होकर प्रोपेगेंडा से लड़ा भी नहीं जा सकता है।